दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। आज बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई? एनडीए का घोषणा पत्र जो लॉन्च होने वाला था वो कार्यक्रम था और उसमें तमाम नेता जुड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े और सम्राट चौधरी भी, जिन्हें अमित शाह का कहना है कि चुनाव के बाद बड़ा आदमी बनाया जाएगा। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो गई। इसका मतलब क्या है? क्या एनडीए में ऑल इज वेल है, या फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एनडीए पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है, अब्दुल कादिर साहब हैं, उत्तम सेन गुप्ता सर हैं, कोलकाता से जुड़े हुए हैं। अभी विश्वदीपक जी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो बिहार कवर कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज के लिए। हम समझेंगे कि जो घोषणा पत्र है एनडीए का, ये क्या कहता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये कॉपी पेस्ट भी है, क्योंकि महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो पहले आ गया और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। सारे नेताओं ने अपनी बात रखी, सबने बोला। लेकिन जो एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ, किसी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सम्राट चौधरी बाद में वो पॉइंट गिनाते रहे कि घोषणा पत्र में क्या क्या है। महागठबंधन का जो सबसे बड़ा वादा है कि हर घर को जहां सरकारी नौकरी नहीं है उसको नौकरी दी जाएगी, तो इधर एनडीए ने वादा किया है कि 1 करोड़ प्लस नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। शायद रोजगार जोड़ दिया गया हो कि किसी भी तरीके का रोजगार, शायद पकौड़ा तलना या रील बनाना भी। अब्दुल कादिर सर, मैं आपसे शुरू करूंगा। एनडीए के घोषणा पत्र को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या ये हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ और वाली बात है? क्योंकि वोट तो घुसपैठिया और जंगलराज पर मांगा जा रहा है और अनंत सिंह के इलाके में चुनाव के बीच में मर्डर हो जाता है। वो ये जो घोषणा पत्र जिसे आप कह रहे हैं, उसे मैं एक इंडिया का पैनिक रिएक्शन मानता हूँ। इसलिए कि एक तो ये बात है कि ये रिएक्टिव है। महागठबंधन ने जो अपना घोषणा पत्र दिया, उसके उसी को कॉपी करते हुए आपने कहा कि कट पेस्ट का मामला बहुत हद तक बनता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये एक तरह से सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी, तो उस वक्त नीतीश कुमार ही कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा। और आज 1 करोड़ नौकरी देने की बात वो कह रहे हैं, जिसमें रोजगार से ज्यादा नौकरी ही पर एम्फेसिस ऐसा लगता है। तो उनसे भी ये पूछा जा सकता है कि इस 1 करोड़ के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और मेरे ख्याल में ये तो तेजस्वी जी से भी कुछ आगे इसलिए बढ़ गए कि तेजस्वी जी ने जब नौकरी देने की बात कही थी, तो उसमें जो बिहार का पॉपुलेशन है उसमें 26 लाख लोग पहले ही से ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जो इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो नौकरी और जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर नौकरियां छोटे लेवल की होंगी, तो वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। तो ये सब एक तरह का घालमेल हो रहा है, और इसे हम पैनिक रिएक्शन की तरह ज्यादा देखते हैं। और इस घोषणा पत्र में एक बात और जो देखने को मिली कि इसके पीछे कोई तेजस्वी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपना होमवर्क किया है, लोगों से राय की है। इस घोषणा पत्र को देखने से एक बात जो अजीब सी लगती है, वो ये कि जिन लोगों ने ये संकल्प पत्र या घोषणा पत्र बनाया है, उन्हें या तो जानकारी नहीं थी या हड़बड़ी में वो बहुत सारी बातें भूल गए। जैसे एक मुद्दा मैं उठा रहा हूँ कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि केजी से पीजी तक फ्री पढ़ाई हो रही होगी। ये सबको पता है कि बिहार में महिलाओं के लिए ये पहले ही से लागू है। और उसके बाद फिर हाई स्कूल तक का एजुकेशन फ्री पहले ही से है। तो वर्चुअली इनका वादा उन मेल स्टूडेंट्स तक सीमित हो जाता है जो 12वीं से आगे पढ़ना चाहते हैं। तो ये कुछ अजीब सी बात लग रही है। उसके बाद फिर आप अगर दूसरे ओर देखेंगे, तो महागठबंधन के घोषणा पत्र में एजुकेशन से जहां पर डील कर रहे हैं, वो उन्होंने राइट टू एजुकेशन को भी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया है। इस सरकार ने राइट टू एजुकेशन को एक तरह से दफन ही कर दिया है। तो ये सब कुल मिलाकर के एक तो ये है कि इसमें ये कॉपी पेस्ट का भी मामला लगता है,
और इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा सोच समझ भी अप्लाई किया गया हो, ऐसा नहीं लगता है। तो उत्तम सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये फ्लॉप शो क्यों हो गया? एनडीए का जो घोषणा पत्र है वाला जो पूरा कार्यक्रम है, ये फ्लॉप शो क्यों हो गया? आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर। हाँ। अब आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, मैं सहमत हूँ कादिर साहब से कि जब वो कहते हैं कि भाई ये पैनिक रिएक्शन है, ये हम्म डिस्परेशन जो है एनडीए का वो झलकता है वहाँ पे। और कोई ओरिजिनलिटी हो या कोई नॉवेल्टी हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये घोषणा पत्र करने की जरूरत क्यों क्यों पड़ी। ये एनडीए की सरकार लगभग 19-20 साल से बिहार में राज कर रही है, बिहार में सरकार चला रही है। तो वाकई ये घोषणा पत्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनको तो वाकई में एक रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि भाई 20 साल में हम लोगों ने ये हासिल किया और अगले 5 सालों में हम लोग ये हासिल करने वाले हैं, या ये हमारा जो है वो उद्देश्य है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने किया, तो जाहिर है कि जो महागठबंधन ने वादा किया कि भाई हर एक घर में हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो उससे बौखलाकर और जल्दबाजी में ये घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया है। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश लगता नहीं है कि है। और इन्होंने पिछले 3 दिनों से माखौल उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे कि भाई तेजस्वी का ये बकवास है, ये बेवकूफ़ है, ये बेवकूफ़ी भरा ये है। और मीडिया के भी बहुत सारे लोग जो हैं ये पूछ रहे थे कि भाई ये असंभव है कि हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देना असंभव है। हाँ, तो अगर एक परिवार को सरकारी नौकरी देना असंभव असंभव है, तो फिर ये एनडीए जब कहती है कि भाई 1 करोड़ की नौकरी देंगे, और जब सरकार वादा करती है तो सरकार दूसरे की तरफ से वादा नहीं करती। सरकार अगर वादा कर रही है कि भाई 1 करोड़ की नौकरी देंगे, और आप गौर कीजिएगा कि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि वो 5 साल में नौकरी देंगे कि अगले 20 साल में देंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। जहाँ महागठबंधन का ये है, उसमें ये जिक्र है कि भाई हम 20 महीने के अंदर हम ये देना शुरू करेंगे। हाँ, वो भी ये नहीं कह रही है कि भाई ये प्रक्रिया जो है वो 5 साल में पूरा होगा, ये 5 साल से ज़्यादा लगेगा। ये कोई भी गठबंधन ये नहीं कह रहा है वहाँ पे। तो जहाँ तक दोनों गठबंधनों का सवाल है, वहाँ पे इनकी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि इसमें प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये बहुत आसान काम नहीं है। और महागठबंधन में ये रियलाइज़ेशन है, ऐसा लगता है कि जो गठबंधन के साथी हैं, जो दल हैं, वो इस पर गौर किए हैं, उन्होंने इसको लेके डिस्कस किया है, उनका एक ब्लूप्रिंट जो है वो बात किया उन्होंने, और उन्होंने ये तय किया है कि हाँ, ये कोशिश करनी चाहिए और ये फ़ीज़िबल है। ये लगता है कि हम लोग कर पाएँगे। जो एनडीए के घोषणा पत्र में वो सरकारी नौकरी वाली या नौकरी और रोजगार वाली जो बात ये कह रहे हैं, उसमें ये झलकता नहीं है वहाँ पे। तो नीयत कुछ भी हो, नीयत जो है एनडीए के घोषणा पत्र का बहुत साफ नहीं नजर आता। कादिर साहब, जो है अगर हम देखें महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो वहां पर तेजस्वी को चेहरा घोषित किया गया था, लेकिन नीतीश को ऐसा नहीं किया गया है और लोग कहते हैं कि उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि शायद जो कुछ भी हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि नीतीश को चेहरा घोषित नहीं किया गया है? देखिए, अगर गौर से देखें तो उन्होंने चेहरा घोषित कर दिया। वो चेहरा नीतीश नहीं है, ये अलग बात है। एक तो ये है कि जब उस घोषणा पत्र पर थोड़ी बहुत जो भी चर्चा हुई, एक्सप्लेनेशन आया, वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से आया। उससे पहले अमित शाह जी कह चुके हैं कि मोदी जी सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा आदमी बनाने वाले हैं। तो जो बड़ा आदमी उप मुख्यमंत्री वो पहले से ही हैं,
और उनको बड़ा आदमी बनाया जाएगा तो दो ही और पोस्ट है जिसको बड़ा माना जा सकता है, एक बिहार का मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री। तो या तो वो प्रधानमंत्री की तो बनाएंगे नहीं। तो बहरहाल एक तरह से उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि उनकी चॉइस बिल्कुल इनडायरेक्टली किया है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो सम्राट चौधरी को का चेहरा कम से कम कैंपेन पीरियड में आगे इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो ओबीसी का जो ब्लॉक है, अपर कास्ट तो उनके साथ बाई एंड लार्ज पहले से ही हैं, और नीतीश कुमार की जब सेहत खराब होने लगी और भी जब समाचार आने लगे तो उनको ये चिंता सता रही है कि हमारा ओबीसी और ईबीसी वोट का क्या होगा। इसलिए किसी न किसी तरह से एक चेहरे को, ओबीसी चेहरे को वो आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें बनाएंगे, सरकार बनेगी, क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी का है, ऐसा प्रतीत होता है। उत्तम सर, जो है अगर देखा जाए कि मतलब आपने तो बिहार की राजनीति को कई दशक तक देखा है, नीतीश कुमार का मतलब मीडिया के साथ व्यवहार ऐसा नहीं रहा है। वो जब भी आते रहे हैं सामने बात करते रहे हैं। 1 मिनट तो मतलब घोषणा पत्र को जारी करने के लिए खर्च करना, और ये बताता है कि शायद नीतीश कुमार जो है बहुत ही बेमन से उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और आगे जो कुछ भी होगा शायद 14 दिन बाद भी इक्वेशन यही नहीं रहने वाले हैं। क्या आप इसको रीड कर रहे थे? आपको देखकर ऐसा लगा? नंदलाल जी, ऐसा है कि कोई भी नेता जो है, वो जेपी नड्डा हो या नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार था, और कोई भी जो है उनकी कोई इच्छा लगती नहीं है कि थी कि किसी सवालों का वो जवाब दिया जाए वहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये लास्ट मिनट का डेवलपमेंट है, वो आखिरी वक्त पर जो है ये घोषणा पत्र तैयार की गई है। इस पर जो है सलाह मशविरा किया गया है ऐसा नहीं लगता है, इस पर कोई विचार विमर्श हुआ हो वैसा भी नहीं लगता है वहाँ पे। अगर ऐसा हुआ होता तो ये एनडीए के नेता जो हैं ये पिछले 3 दिनों से तेजस्वी यादव का मजाक नहीं उड़ाते। वो सरकारी नौकरी को लेके वो मजाक नहीं उड़ाते। उनको भी नहीं पता था कि भाई ये घोषणा पत्र तैयार हो रही है और इस घोषणा पत्र में क्या रहेगा, क्या होगा। तो ये आखिरी वक्त का ये दांव है, और जिस पर जब कोई सलाह मशविरा हुई ही नहीं होगी तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये एक मामला है। दूसरा है कि एनडीए का घोषणा पत्र को अगर आप पढ़िए तो उसकी जो भाषा है, उस भाषा से ऐसा लगता है कि किसी पीआर एजेंसी ने इसको तैयार किया। कोई पीआर एजेंसी को थमा दिया गया कि भाई आपको ये तैयार करना है, उसको किसी ने अप्रूव ज़रूर किया होगा, लेकिन बाई एंड लार्ज जो है वो एक पीआर एजेंसी कंसल्टेंट जो है उसने बनाया हुआ है वहाँ पर। तो ये जो वादे हैं उसमें कोई नयापन नहीं है। जैसा कादिर साहब ने भी पहले कहा और भी लोग कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट जॉब है। जो महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में कहा है उसी का जो है वो उलटफेर है, और उसी को दूसरे शब्दों में जो है वो कहा गया है। तीसरी बात जो ये दिखती है कि भाई अभी जो बिहार में स्थिति है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, और दुलार चंद यादव की जो हत्या हो गई है और उसको लेके भी ये सरकार परेशान है, और जंगल राज का जो उनका नैरेटिव है उस पर ये सवाल पूछे जाते। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होता तो इस पर उनको जवाब देना पड़ता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इससे भी बचना चाहते थे, और इसलिए जो है वो फोटो ऑप करके वो 1 मिनट के अंदर जो है वो निकल गए। लेकिन सर इससे एक मैसेज तो ये भी जाता है कि एनडीए के नेता ही अपने घोषणा पत्र को लेकर के गंभीर नहीं है। कादिर सर, आपको आवाज आ रही? सॉरी, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये तो हम लोगों को लगता है कि वो गंभीर नहीं है, वो सोचते होंगे कि वो बहुत गंभीर है,
और दूसरी बात है कि ये मैनिफेस्टो से चुनाव के इस वक्त जब 1 हफ्ते बचे हैं या 5 दिन बचा है प्रचार के, वहाँ पे उस वक्त कोई फायदा होता है कि नहीं होता है, मुझे समझ में नहीं आता कि इससे वोटर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि नहीं, वो पढ़ पाते हैं कि नहीं, अखबारों में जो लिस्ट छपी हुई है उसको वो गौर से देखते हैं कि नहीं, उस पर जो है वो कोई बहस होती है कि नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हाँ कादिर साहब। और यही नहीं, ये अगर आप हम लोग इतिहास देखेंगे तो ये जो है वो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो को एक जुमले की तरह या एक उसको एक फॉर्मेलिटी है, एक रिचुअल है, उससे ज़्यादा अभी तो कुछ मीडिया में प्रचार भी मिल जाता है। पहले अगर आप किसी से पूछते कि तुम्हारी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, तो उनके नेता और कैंडिडेट्स भी नहीं बता पाते कि उनके मैनिफेस्टो में है क्या। और मैनिफेस्टो से ज़्यादा अब जो बात अभी समझ में लोगों को आ रही है वो ये कि तेजस्वी यादव ने अपना जो उनका जो मेन प्लैंक है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके माध्यम से चुनाव का जो नैरेटिव है उसको चेंज कर दिया है। और यहाँ तक कि बीजेपी का जो मेन मुद्दा रहा है घुसपैठिया जंगलराज की बात तो कभी कभी कर देते हैं, लेकिन उनको भी मजबूर कर दिया कि वो इनकी पिच पर आकर के खेलें। हर कैप्टन ये चाहता है कि बैटिंग पिच ऐसी हो जो उसके सूट करे, और तेजस्वी यादव ने उनको बीजेपी को ऐसी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है जो पिच बनाई है महागठबंधन ने। तो ये परेशानी रियल है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप आम लोगों से बात करेंगे तो लगभग हर आदमी ये मानता है कि जो वादे हुए हैं, जो घोषणा हुई है, इसको पूरा करना बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव है। लेकिन दूसरी बात जो लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम फोकस में ये बात आ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरे वैसे मुद्दे जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनकी जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात आती है, मेन इशू बन जाता है इलेक्शन का, चर्चा में रहेगा। हो सकता है कि उसमें उसका कुछ परसेंटेज अगर 20, 30, 40% भी पूरा हो जाता है, तब भी लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ। तो वादा से ज्यादा ये कि बेरोजगारी जैसे इस मुद्दे को पिछले चुनाव में भी तेजस्वी ने उठाया था और इसको उन्हें फायदा ही मिला था। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि एक ही मुद्दा कई बार इलेक्शन में काम आए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये बेरोजगारी का ऐसा मुद्दा है जो जिसने फायदा किया था 2020 में भी पहुंचाया था तेजस्वी यादव को, और अभी तक जो सूरत है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में भी इसका उनको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। विश्व दीपक जी, आप बिहार में घूम रहे हैं, आपने देखा होगा एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ है और महागठबंधन का कुछ दिन पहले जारी हुआ था। आपको जमीन पर कुछ सुनाई दे रहा है कि लोग महागठबंधन या एनडीए किसी के भी मैनिफेस्टो को केयर करते हैं, उस बारे में बात करते हैं, या उनको लगता है कि ये जरूरी कागज है, इसे पढ़ा जाना चाहिए? देखिए, मैनिफेस्टो के बारे में बात करने के लिए, एक सजग बातचीत करने के लिए एक बहुत ही मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत ही जागरूक और शिक्षित समाज चाहिए। और ये बहुत शिक्षित समाज का लक्षण होता है कि वो किसी पार्टी के प्रोग्राम पर, मैनिफेस्टो पर बात करे। लेकिन बात ये है कि मैनिफेस्टो से इतर अगर आप बात करें तो उसकी जो मुख्य घोषणाएं हैं उसके बारे में तो बात होती ही है। और बेरोजगारी और पलायन जैसे जो मुद्दे हैं जिसको तेजस्वी यादव ने खास तौर से बड़ी जोर-शोर से उठाया था, शिद्दत से उठाया था, और महागठबंधन ने जिस पे काफ़ी फोकस किया था, पलायन रोको यात्रा किया था कांग्रेस ने, उसके बाद कन्हैया कुमार ने एक यात्रा की थी, उसके बाद तेजस्वी ने इस मुद्दे को उठाया। तो ये मुद्दा लोगों के बीच चर्चा का विषय तो है ही, निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। और रही अगर अब आप ये बात करें कि कंपैरिज़न की कि कौन एनडीए की ज़्यादा चर्चा हो रही है या महागठबंधन के मैनिफेस्टो की ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने ऐसा लोगों को कहते हुए सुना है कि जो एनडीए का जो मैनिफेस्टो है, उनका जो संकल्प पत्र जिसे वो कह रहे हैं, वो एक तरीके से महागठबंधन की कॉपी है। महागठबंधन जिन मुद्दों को उठा रहा था, चाहे वो रोजगार की बातें हों, चाहे वो लघु उद्योग को मजबूत करने की बातें हों, चाहे वो लोगों को कैश ट्रांसफर करके मार्केट में पैसा देने की बातें हों,
चाहे उनको जो मंथली जो पेंशन मिलती है महिलाओं को उसको देने की बातें हों, रोजगार की बातें हों, ये सारी की सारी बातें महागठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, सीपीआई एमएल के लोग, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की चाहे बातें हों, जमीन सुधार, हालांकि ये बातें इन्होंने नहीं किया है एनडीए ने अपने गठबंधन में, अपने घोषणा पत्र में, पर ऐसा लोगों की भी चर्चा है कि ये जो है इन्होंने उसको वहां से कॉपी कैट किया और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मजबूरी में उन चीजों को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। अगर वो ये कह रहे हैं कि कॉपी किया है, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी नौकरी का जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे? उन्होंने पिछली बार 17 महीने के कार्यकाल में किया था, जो आरजेडी बात करती है। क्या वो इस तरीके की बात करते हैं कि तेजस्वी के वादे पर ज्यादा भरोसा है, या उन्हें, या मोदी के वादे पर ज्यादा भरोसा है? ऐसी कुछ बातें सुनी आपने? स्पेसिफिकली तेजस्वी और मोदी के संदर्भ में तो नहीं, लेकिन हाँ, तेजस्वी का वो जो कार्यकाल था जिसमें लोगों को नौकरियां मिली हैं, वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। लोग उसको रिकॉल करते हैं और ये कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में एक ख्याल से देश का वो राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा यंग युवा लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है प्रोपोर्शन में बाकी राज्यों के मुकाबले में। तो लोगों के बीच में उस बात का मतलब कह सकते हैं टॉकिंग पॉइंट है, टॉकिंग पॉइंट तो है वो, पर तेजस्वी की बातों पर ज्यादा यकीन है या मोदी की बातों पर ज्यादा यकीन है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है इस तरह से कभी, क्योंकि हमने उनसे इंटरेक्शन नहीं की इस लाइन पर हाँ, ये बात जरूर है कि नौकरी का वादा जो है तेजस्वी की वो जो 17 महीने का जो कार्यकाल था वो एक चर्चा का विषय है। क्या मैं उत्तम एक सर, सवाल अगर आप... पूछ सकता हूँ? हाँ मैं हाँ एक सर, सवाल बिल्कुल, मैं यही कहने मैं वाला एक था। सवाल पूछना चाह रहा था दीपक से कि दीपक 20 सालों से ये सरकार सत्ता में है और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं 11 सालों से हैं, और वो 2015 से बिहार में आकर बहुत सारे वादे किए वहाँ पे, और ये मोदी है तो मुमकिन है वहाँ पे। ये बिहार में आज मजाक बन गया है, या अभी भी लोगों को भरोसा है कि भाई मोदी की गारंटी में, और अभी भी लोग भरोसा करते हैं कि भाई मोदी जी ने कहा है तो वो उसको पूरा करेंगे? ये जुमला देखिए है या नहीं है? देखिए इसको अगर हम दो तरीके से देखने की कोई, अगर इसको आप समाज के स्तर पर देखते हैं, समाज के बीच में लोगों के बीच में जाते हैं और अगर आप उनसे पूछे कि मोदी है तो मुमकिन है, ये क्या है, ये जुमला है, मजाक है, ये क्या है, तो लोग हंस देंगे और हंस के बोलेंगे कि निश्चित रूप से जुमला है और महाजुमला है। बिहार के लोग तो, आज मैं जाले में था और जाले में लोगों ने कहा कि भाई बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए, ये बिहार ये बहुत बड़े बड़े लोगों को सिखा देता है, समझा देता है, उठा के पटक भी देता है। लोगों ने उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी का जिक्र किया, इमरजेंसी का जिक्र किया, जेपी आंदोलन का जिक्र किया, तो वो मोदी जी को उठा के पटक देगा, ये उनकी बातों में ये मैसेजिंग तो है। लेकिन जब मैं इसको पॉलिटिकली देखता हूँ कि समाज में जो चर्चा का विषय है, जो मजाक की बातें हो रही है, हंसी मजाक चल रहा है, क्या वो पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट करता है, वहां पे मुझे थोड़ा सा वो ब्रिज जो है मिसिंग दिखता है। कि जो बातें वो चौक चौराहों पे, चाय की दुकानों में, हंसी मजाक में, बाटी चोखा खाते हुए, लिट्टी चोखा खाते हुए और चना चना चापते हुए बातें करते हैं, सबको पता है कि मोदी जुमला फेंक रहे हैं। लेकिन जब वो जो फीलिंग है वो कंसोलिडेट होकर के पॉलिटिक्स में नहीं बदलती है, वो पॉलिटिक्स में बदलने के लिए जो वहां पे मुझे गैप दिखता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। कादिर सर, लेकिन आज दीपक, आखिरी सवाल दीपक से कि भाई आज जो बातचीत हुई, क्या इतना जल्दी लोगों में ये पहुंचा कि एनडीए ने क्या वादा किया है, और सरकारी नौकरी को लेके दोनों गठबंधन ने वादे किए हैं वहां पे 1 करोड़ और हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी, ये दोनों को लेके क्या बातचीत हो रही है और इसका क्या देखिए ये प्रभाव बात, है? जी, मैनिफेस्टो से इसका संबंध नहीं है, मतलब लोगों के बीच में नौकरी की बातचीत तो है और लोग ये रिकॉल करते हैं कि तेजस्वी ने अपने पहले कार्यकाल में बहुत अच्छी नौकरियां दी थी और वो नौकरी देने का मुद्दा लगातार तेजस्वी, आरजेडी, महागठबंधन, कांग्रेस उठा रही है। इस बात की लोगों में ऑलरेडी चर्चा है और ये मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया है, तो उनको थोड़ा सा उस चीज को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो आधिकारिक घोषणा जैसी उसकी हो गई है। लोग इसको इस रूप में देखते हैं और इसकी चर्चा है। मैं अभी दरभंगा में हूँ, अभी जयनगर में, उसके पहले मैं जाले में था, मधुबनी में था, बेनीपट्टी में था। उन तमाम इलाकों में जहां जहां भी मैं गया तो हर जगह एक बात उभर करके सामने आई कि हमारे जो प्रदेश का जो युवक है वो बेरोजगार है। कहीं पे वो मजदूरी करने वो दिल्ली आता है, मुंबई जाता है, जो थोड़ा सा ज्यादा दूरी तक जा सकता है तो वो अबू धाबी जाता है, दुबई जाता है।
मुस्लिम गांवों में गया, इलाकों में गया, और उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि देखिए अबू धाबी में जाकर के मजदूरी करना कोई हमारा शौक नहीं है, लेकिन हम क्या करें, दुबई में मेरा एक बेटा रहता है, वहां जाके मजदूरी करता है, तो मजदूरी ही तो कर रहा है। तो, तो मजदूरी और बेरोजगारी पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस घोषणा पत्र से ये जरूर हो गया, उसकी एक आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा हो गई है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, वो एक बात की बात है, लेकिन हाँ चर्चा का विषय जरूर है, निश्चित रूप से है ये। कादिर साहब, ये नंदलाल जो जी, मोकामा में हुआ है अनंत सिंह के क्षेत्र में, और नरेंद्र मोदी जब बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी का जो कल्चर है वो कट्टा, क्रूरता, कुशासन, करप्शन का है। ये कोई मुद्दा बन रहा है जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई, आपको लगता है? आप मतलब मैं विश्वदीपक जी से भी जानना चाहूंगा इसके बाद, पहले कादिर साहब अगर बताएं तो। देखिए, ये जंगल राज एक ऐसा सिक्का है जो अब बहुत हद तक घिस पिट चुका है। उसकी एक वजह यह है कि अब एक आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसने वो वक्त देखा नहीं है। और आज के जो हालात हैं, अगर आप देखें तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस तरह की है, मीडिया उसे नहीं दिखा रहा हो, लेकिन जिसको ये लोग जंगल राज कह रहे हैं उससे कोई बहुत बेहतर सिचुएशन है, ऐसा मैं नहीं मानता। और एक तो राजनीति में ड्रामाबाजी का जो एक पहलू आया है, और ख़ास करके एनडीए जिस तरह से उसको आगे बढ़ाती है। मैं एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताने जा रहा हूँ, और मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता। अभी टिकारी के एमएलए पर बहुत चर्चा हुई कि उन पर जानलेवा हमला हुआ, और ये हुआ, वो हॉस्पिटलाइज भी हुए। लेकिन यहाँ पर जो उन्हीं के पार्टी के स्रोत से जो अंदर की जानकारी आ रही है, जिनकी मैं फिर से कह दूं कि जिनकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत हद तक विश्वसनीय लगती है, वो ये है कि जो नरेशन आया है, जो कि घटना कैसे घटी, उसके अनुसार ये विधायक जी का काफिला जा रहा था। किसी गांव में सड़क बिल्कुल टूटी हुई थी, बड़खाबड़ थी, बारिश हुई थी जिसकी वजह से कीचड़ भी थी। तो उस गांव के लोगों ने उनके काफिले को रोका, और एक तरह से उन्होंने कहा कि आप खुद पैदल चल कर देख लीजिए कि इसकी हालत क्या है। अगर आप खुद 20-25 कदम भी चल लेंगे तो बात समझ में आएगी। हम तो विधायक जी से गलती ये होगी कि उन्होंने वो चैलेंज, वो चुनौती स्वीकार कर ली, और स्वीकार करने के बाद वो चलने लगे। कुछ ही देर जाने के बाद, जैसा कि कहा जा रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कि विधायक जी गिर गए, और गिरने से उन्हें कुछ चोट आई, उनके हाथ में चोट आई। गिरने के बाद वहां पर का एक युवक, उसे हंसिया गया। बिहार में या बहुत जगह पर दो आप देखेंगे कि लोग अगर कोई गिरता है तो एक सेक्शन वो भी है जो उसका अगर वो बहुत ज्यादा इंजरी वगैरह नहीं हो तो उसका आनंद लेता है, ये आम बात है। तो वो लड़का, उसे हंसी आ गई, वो हंसने लगा। इन विधायक जी के काफिले के किसी सदस्य ने उस लड़के को थप्पड़ जड़ दिया, और उसी के बाद जो भी घटना घटी हो, पत्थरबाजी हुई हो, ये सब उसी के बाद हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं फिर से कह दूं कि पुख्ता तौर पर तो मैं लेकिन बात बहुत ही लगती है। और फिर जो विधायक जी का अपना भी जो व्यवहार रहा, कि हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आराम से लेटे हुए नजर आएंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि वो पीड़ा में हैं। और उसके बाद फिर कुछ ही घंटों में उन्हें छुट्टी भी मिल जाती है, जबकि पहले बात हो रही थी कि उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। और तो इस तरह से एक नरेशन बिल्ड करने की, एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश होती है, जिसका वास्तविकता से बहुत ही दूर का भी कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा था कि ये एक हाइप क्रिएट करके, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके, और बल्कि अगर मंत्री के विधायक के साथ ऐसा हुआ तो उसके लिए बहुत हद तक खुद उनकी सरकार भी जिम्मेदार मानी जा सकती है, उन्हीं की सरकार है। और मैं आपको एक और दिलचस्प बता दूं कि ये कुछ पहली बार ये इस तरह की घटना नहीं हुई। मुझे याद है कि कांग्रेस के एक विधायक हुआ करते थे, और चुनाव के दौरान कथित रूप से उनकी पिटाई हुई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और मेरे सामने जब डॉक्टर्स ने उनको दवा देनी चाही तो टाल मटोल करने लगे, आनाकानी करने लगे,
और फिर फोटो खिंचाई उन्होंने और फोटो खिंचा करके डिस्चार्ज हो गए। तो ये इस तरह की बातें भी आ रही हैं। इसलिए ये बात भी सही है कि जो सिटिंग विधायक हैं, बहुत जगह से ये खबर आ रही है कि उनका विरोध हो रहा है, उन्हें लोग गो बैक भी कह रहे हैं, उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हो पा रहा है। ये बातें भी सही है। हाँ, जहां तक रही बात मोकामा की, तो एक बात तो साबित कर दी कि अगर बिहार में कभी जंगल राज था तो वो अभी भी कायम है। जिस तरह से वो बोलते हैं कि अंधेरा कायम रहे, तो जंगल राज भी किसी न किसी रूप में कायम है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते आए हैं, और कुछ लोगों को विश्वास भी होने लगा है कि नीतीश कुमार को अपराध से बहुत नफरत है, अपराधियों से बहुत नफरत है। शायद ये लोग भूल गए हैं कि 2000 में पहली बार जब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे तो बिऊर जेल में वहाँ जितने बड़े अपराधी थे उनका आशीर्वाद लेने नीतीश कुमार जी गए थे। तो उन्हें अपराध से कोई बहुत घृणा रही हो, मैं तो ऐसा नहीं मानता। ठीक सर, हम आएंगे आपके पास वापस। विश्व दीपक जी, जो है आप कुछ सुन रहे हैं ग्राउंड पर, क्या इसको लेकर के आक्रोश है लोगों में कि ये क्या जंगल राज बना रखा है या ये मंगल राज है? निश्चित रूप से आक्रोश है लोगों में। और मैं पुष्य मित्र से बात कर रहा था, मैं देख रहा था कि उन्होंने इस पे एक लंबी रिपोर्ट की है और उन्होंने लिखा है और बताया है कि जब उनके शव को पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो रास्ते पर लोगों ने लाइन लगा करके खड़े रहे और लोग एक तरीके से उनकी जो अंतिम यात्रा जो है में काफी लोग उमड़े और वहां पे अनंत सिंह के विरोध में, सरकार के विरुद्ध में नारे लग रहे थे। काफी गुस्सा था और यहाँ तक कि कई बार जो मुख्य धारा की मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उनके खिलाफ भी नारेबाजियां हुई। तो निश्चित रूप से इसको लेकर के आक्रोश है लोगों में। लेकिन एक जो चीज मुझे दुखद है और जो मुझे महसूस हो रही है वो ये है कि ये जो आक्रोश है वो सिर्फ एक तबके तक ही सीमित है, इसका व्यापीकरण नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये आक्रोश जो है बाकी तबकों को भी उस तरह से उनकी संवेदना को वैसे ही प्रभावित करे या वैसे ही आक्रोशित हो। जैसे मैं जिस इलाके में हूँ उस तरफ इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा मुझे नाराजगी या गुस्सा नजर नहीं आया। तो ये इसकी एक मैं इसकी मतलब इस आक्रोश की एक सीमा भी मुझे दिखाई पड़ती है इसमें। उत्तम सर, ये आक्रोश जो है वो एक तबके या एक समाज तक सिमट के रह जाता है क्या? इसलिए होता है क्योंकि जो कादिर साहब कह रहे थे कि अगर एक व्यक्ति गिर जाता है तो बाकी लोग देखकर उसे हंसने लगते हैं, क्या ये जो मानसिकता है इसकी वजह से है? और यही बात है जो बिहार के लोग कहते हैं कि हम बड़े बड़े लोगों को पछाड़ देते हैं, पटक देते हैं, वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा ही रह जाता है। क्योंकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार का शासन है और नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश हो, वो लगातार चलता रहा, लोगों ने जो है अपनी परवाह नहीं की। देखिए, बिहार के बारे में हम लोग भूल जाते हैं कि 30-35 साल पहले यहाँ नरसंहार हुआ करता था और एक एक नरसंहार में 25-50 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। उसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, किसी को बख्शा नहीं जाता था, राइट। और ये जो सामंतवाद का एक चेहरा है वहाँ पे, वो बिहार के कई इलाकों में जो है वो बहुत प्रोनाउंस्ड रहा है, बहुत प्रोमिनेंट रहा है। कास्ट सेना, जो जातिवादी सेनाएं होती थी, प्राइवेट आर्मी कहा जाता था वहाँ पे, वो रणवीर सेना हो या दूसरा लोरिक सेना हो वगैरह वगैरह, तो वो सेना जो है वो क्या था, वो 100-200-400 लोगों का जमात था जो बंदूक लेके अपना चलती थी। रात में कहीं गए, किसी गांव पर अटैक किया, गांव जला दिया, लोगों को मार दिया, भाग गए वहाँ। तो ये था आपका दौर वहाँ पे। और बिहार में क्यों, मुझे लगता है कि बंगाल में भी या दूसरे किसी राज्य में आप देखिएगा तो हम भारतीय जो हैं वो बहुत हिंसक प्रवृत्ति के हैं। मुझे बिहार के बारे में एक कहानी मुझे हमेशा याद आती है कि एक हमारे दोस्त हैं जो प्रोफेसर साहब हैं, वो अपने गांव में गए थे, तो लोग मिलने के लिए आए और एक आदमी बोलने लगा कि प्रोफेसर साहब हमको सरकारी नौकरी दिला दीजिए, पियोन का नौकरी दिलवा दीजिए, हम 10 लाख रुपया घूस देने के लिए तैयार हैं।
तो वो 10 लाख रुपया घूस देने के लिए तैयार था एक पियोन की नौकरी के लिए। ये प्रोफेसर साहब हंसने लगे, वो कहे कि भाई तुम यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हो, तुम क्यों जाना चाहते हो और क्यों 10 लाख रुपया तुम घूस देना चाहते हो। बाकी लोग हंसते हुए बताया कि ये मर्डर एक्यूज्ड है। तो घबराए बहुत, बोले कि मर्डर एक्यूज, तुमने मर्डर कर दिया? बोला कि हाँ मर्डर कर दिया। बोले कि किसको मर्डर कर दिया? तो फलाने को मर्डर कर दिया। बोले कि क्यों मर्डर कर दिया? बोले कि हम उसका हथियार छीनने के लिए गए थे वहाँ पे और वो रेजिस्ट करने लगा। वो रेजिस्ट करने लगा तो हम क्या करते वहाँ पे, हम अपने को बचाते कि हथियार लेते, मार दिए वहाँ पे। बाकी लोग गोली चला रहे थे तो हमको भागना भी था, तो हमने मार दिया वहाँ पे। तो ये बहुत कैजुअली जो है ये सब होता है। प्लस ये जो सवाल है मोकामा में जो हुआ है, वो सवाल ये है कि भाई चुनाव के दौर में फायर आर्म्स लेके, बंदूक लेके लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, तो चुनाव आयोग और पुलिस क्या कर रही है? पटना से जो पुलिस का बयान जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि भाई हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाके ये देखा। अरे जब अनंत सिंह जैसे आदमी जो है घूम रहा है वहाँ पे प्रचार कर रहा है, तो उसके अगल बगल में कोई पुलिस नहीं है, एक पुलिस की गाड़ी भी नहीं है। और वहाँ पे गांव के वो पगडंडियों में वो कौन से सीसीटीवी ढूंढ रहे हैं भाई? वो कहते हैं कि भाई हम सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, वहाँ पे किस तरह का सीसीटीवी उनको वहाँ पे मिलेगा वहाँ पे? तो कहीं ना कहीं चूक भी हुई है। और चुनाव आयोग के लिए भी एक सबक है कि भाई बिहार में अगर आप छूट देते हैं तो ये स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। और जातिवादी हिंसा पनपेगा कि नहीं पनपेगा इतना जल्दी तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं लगता है कि भाई अगर इस पर जल्दी से अंकुश नहीं ये लगाया गया तो ये हाथ से बाहर निकल सकता है। तो ये बहुत भयानक स्थिति होगी वहाँ पे। बहुत सर, आपने जो कहा वो बिल्कुल वाजिब बात है। लेकिन एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों मैनिफेस्टो को अगर आप पढ़ें तो एक चीज में जो है वो बहुत साफ हो जाता है कि महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है और उससे ये लगता है कि महागठबंधन के जो दल हैं उन लोगों ने आपस में जो है इसको लेके सलाह मशवरा किया है। क्योंकि वो जब डिग्री कॉलेज की बात करते हैं तो वो लिखते हैं कि भाई 138 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, हम 138 प्रखंड में डिग्री कॉलेज लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ तो सर्वे किया होगा कि उनको पता है कि 138 ये में किया है। कृषि के बारे में जो उन्होंने किया है मुझे पता नहीं, वो कृषि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाएंगे, एनडीए घोषणा पत्र में ये सब है। जबकि महागठबंधन कह रही है कि भाई हम एमएसपी देंगे, हम मंडी सिस्टम को वापस लाएंगे, हम एपीएमसी को वापस करेंगे वहाँ पे। तो ये प्रोक्योरमेंट जो है वो स्टेट करेगी, सरकार जो है वो प्रोक्योर करेगी। वो बहुत स्पेसिफिक जो है वो रेमेडी जो है वो सजेस्ट कर रही है वहाँ। तो ये एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है दोनों मैनिफेस्टो को अगर आप कंपेयर करें तो। आपका जो शीर्षक था कि भाई किसमें है कितना दम वहाँ पे, है ना, तो वैसे तो शायद दोनों में दम है या दोनों में दम नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ये चीज जाहिर है कि भाई एनडीए ने जितना ध्यान दिया है अपने मैनिफेस्टो में उससे कहीं ज्यादा ध्यान जो है वो महागठबंधन ने दिया है, ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, मैं इस बात से सहमत हूं। और शुरू में जो है कादिर साहब ने गिनाया कि क्या क्या पॉइंट हैं, लेकिन अगर आप हमने स्क्रीन पर दिखाया भी और अभी भी दिखा सकते हैं हम लोग कि अगर इस मैनिफेस्टो को देखें, संकल्प पत्र जो है बीजेपी का, तो सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ है कि हम ये करेंगे। यहाँ पर ये भी बात है कि किसानों को जो है 6,000 से बढ़ाकर 9,000 बिहार के किसानों को दिया जाएगा। चलिए ये तो आप अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन जो 1 करोड़ प्लस नौकरियां ये कैसे करेंगे, ये सवाल है। और जब तक ये सारी डिटेल्स नहीं आती हैं फिर वही बात आ जाती है, जैसे कि तेजस्वी से सवाल किया जाता है कि बजट कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, पैसा नहीं है, ये सारी चीजें हैं। आगे हम बातचीत करते रहेंगे इस पे। और पैनल हमारे साथ है, हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, और दर्शकों से अपील है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, उस पर हम बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।